हमारे जैसे मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल था कि आईआईटी बॉम्बे छोड़ के आईआईएससी बैंगलोर कैसे ले लिया, क्योंकि क्योंकि वो है ना कि हमारे सोसाइटी के अंदर आईआईटी का बहुत बड़ा एक टैग जो है वो आईआईटी का बहुत बड़ा टैग है। और जनरली एक जनरल इंडियन माइंडसेट रहता है जब वो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहता है, यार मेरे को आईआईटी जाना है, व्हाइल आईआईएससी इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट बट दे ट्राई टू प्रेफर आईआईटी। आप गेट के टॉपर्स को कभी भी देख लो, गेट के अंदर टॉप 50 रैंकर्स जो हैं वो प्रीफर करते हैं आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे भी प्रीफर करने वाले होते हैं। तो मतलब एक तरीके से डिवीजन हो जाता है कि 50% जो है आईआईएससी बैंगलोर को प्रीफर कर रहे हैं और 50% आईआईटी बॉम्बे को प्रीफर कर रहे हैं। हेलो। सो दीपक जी, जैसा मैंने बताया कि जो ये हम ओवरऑल सेशन हमने सेटअप किया है, इसका ओवरऑल गोल है कि हम आपके बारे में एंड गो क्लासेस की जर्नी के बारे में और डिटेल में जान सके। एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है इस सेशंस का कि हम ये मैसेज जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो ये जान सके कि व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस एंड उसको कैसे ओवरकम करना है, व्हाट इज योर जर्नी एंड व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स जिसके थ्रू जाना पड़ता है, and what is your experience overall with and the message that you want to send to the people who are watching this video। ठीक है। तो सो दीपक जी, मेरा पहला बहुत ही बेसिक सवाल ये है, मतलब एकदम वेरी जेनरिक एंड वेरी स्टैंडर्ड वन, कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते थे, हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ एज अ पर्सनालिटी, एज अ इंडिविजुअल, हु इज दीपक बेसिकली, टू समराइज। Actually, in professional terms, I would define myself as a teacher. So ओके। बचपन से ऐसे था कि दिमाग में कि यार बड़े होकर टीचर बनना है। पहले दिमाग में था कि जेई के लिए पढ़ाना है। पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था तो सोचता था कि जेई के लिए मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ा लूंगा। फिर उसके बाद में गोल चेंज हो गया। फिर मैंने जब गेट की तैयारी करी, है गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम की मैंने तैयारी करी, उसके अंदर अच्छी रैंक आई तो मेरा गेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि गेट के लिए टीचर बनूंगा। फिर जब मैं एक कॉलेज आईआईएससी बैंगलोर कॉलेज है जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया एमटेक में, तो वहां पर भी मेरा जो गोल था वो यही था कि यहाँ से निकलने के बाद में, यहाँ से एमटेक करने के बाद में फिर गेट के लिए फैकल्टी बनूंगा, या फिर उस टाइम सोचा नहीं था कि खुद का एक तरीके से स्टार्टअप या खुद का कोचिंग या इंस्टीट्यूट खोलूंगा, ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा था कि टीचर बनना है। तो मेन चीज ये है कि अभी जो गो क्लासेस है, मैं उसका को फाउंडर हूँ। मेरे साथ में सचिन मित्तल जो हैं वो दूसरे को फाउंडर हैं। तो हमने अभी मतलब ये गो क्लासेस जो है गेट कंप्यूटर साइंस और गेट एआई के लिए एक इंस्टीट्यूट है प्रिपरेशन के लिए। और लेकिन वो मैं फिर भी आज भी मतलब खुद को एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर मतलब मैं खुद को देखता हूँ। और वो बचपन से क्योंकि मेरा एक तरीके से ड्रीम भी था, और आज वो एक तरीके से मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा के टीचिंग करके। आई रियली लाइक इट। ग्रेट ग्रेट दीपक जी। एंड दीपक जी, इसी जो आपने अपनी इनिशियल जर्नी बताई है, इसमें हम भी जैसा आपके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पे जानकारी देख रहे थे, तो आप जैसा आप जनरली आप कोटा में ही रहे हैं, राइट? कोटा में मेरी बीटेक हुई थी 4 साल, जो 2012 से 2016 तक। ओके, उससे पहले आप कोटा में नहीं रहे हैं, करेक्ट? आप नहीं, इंजीनियरिंग के लिए कोटा में थे? सिर्फ 4 साल ओके की बीटेक बीटेक के लिए मैं कोटा में था। उससे पहले नहीं था, उसके बाद भी नहीं था। ओके ओके। क्योंकि हमारा जो मतलब क्वेश्चन है, जैसा आपको भी पता है कि कोटा में काफी साल से इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन चल रही है, तो आई वाज जस्ट वांट टू नो कि आपका वहां पे कोई रिलेटेबल एक्सपीरियंस है और किस तरह के चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट इज द शिफ्ट नाउ एज कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम एजुकेशन वाइज और बिजनेस वाइज इन कोटा एज कंपेयर टू नाउ। लाइक, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस और थॉट्स ऑन इट, इफ यू वांट टू शेयर? नहीं, एक्चुअली मैंने कोटा के अंदर मैं सिर्फ बीटेक के लिए गया था। उससे पहले मैंने वहां से कोचिंग, या एक तरीके से जैसे कोटा जो फेमस है जेई जेडब्ल्यू जो एग्जाम है, साथ में जो नीट की एग्जाम है, तो इनके लिए कोटा जो है वो फेमस है, हब है कोटा। लेकिन मैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोटा नहीं गया था। मैं बीटेक करने के लिए, मेरी जो कॉलेज थी कोटा के अंदर, यूसी आरटीयू कोटा, एक आरटीयू कोटा है, तो आरटीयू कोटा मेरी कॉलेज थी, वहां से मैंने बीटेक किया। तो उसके अलावा मुझे मतलब वहाँ के एक तरीके से कोचिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ की, और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं उनका उतना आइडिया नहीं है जितना आइडिया वहाँ के
लोगों को या जो स्टूडेंट्स वहाँ पे कोचिंग के अंदर पढ़े हुए हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा, क्योंकि मेरा तो मेनली तो मतलब वहां से बीटेक का ही था। ओह ओके ओके, गॉट इट। एंड जैसा हम आपके बारे में देख रहे थे कि आपने अपनी जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल में काफी ये गेट सीएससी एआईआर मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो हमें ये जानना था कि जैसे आपने मतलब जो ये जितना भी मतलब आपने गेट क्लियर किए हैं उससे मतलब हाउ यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, लाइक आपने ये टैग्स बिल्ड किया अपने आप को एंड देन आपने थॉट दिया कि मैं करियर पाथ बिल्ड करता हूँ यार, एट दैट टाइम यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटी और आपने मल्टीपल सीएससी दी एंड देन यू अराइव इनटू कि ठीक है आई विल टेक एजुकेटर पाथ फ्रॉम दैट, लाइक हाउ इट इज लाइक हियर लाइक फ्रॉम bottom to top or top to bottom approach, like you did get preparation and then goes to education, or you are just building your educational career and then eventually you decided that I can be that educator? पहले तो जब गेट की तैयारी शुरू करी थी उस टाइम तो पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं भाई कल को मैं टीचिंग के लिए कर रहा हूँ या मैं अपने करियर को ग्रो करवाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा दिमाग में नहीं था। एक्चुअली जब आप बीटेक करते हो टीयर 3 कॉलेज से, तो आपको या तो आप कोई प्लेसमेंट ले लो कंपनी के अंदर, जैसे जो सर्विस बेस्ड कंपनियां आती हैं टीयर 3 कॉलेजेस में, आपको भी आइडिया होगा कुछ दो दो चार कंपनियां फेमस हैं, वो मास रिक्रूटमेंट करती हैं। तो या तो आप वहां पे प्लेसमेंट ले लो कॉलेज के साथ में, तो मुझे वो नहीं चाहिए था, और सेकंड चीज की मुझे वो मिला भी नहीं था। ठीक है, तो ओके उस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि जब मुझे वो प्लेसमेंट नहीं मिला था उस टाइम, मुझे कुछ तो करना था जो मतलब जिससे मैं अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकूं। अगर वो प्लेसमेंट अगर मुझे मिल जाता तो मुझे ऐसा लगता कि वो फिर मैं वहां पे फंस जाता। क्योंकि मैं अपने ओके बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ जो बीटेक के अंदर जिनका प्लेसमेंट लग गया था, मेरी कॉलेज के अंदर जिनका प्लेसमेंट हो गया था सर्विस बेस्ड कंपनियों में, वो आज भी वहां पे, अब वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि वो काफी कंफर्टेबल हो गए हैं। अब उनसे वो एक तरीके से जो इनकम जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि मैं मुझे प्लेसमेंट मिला नहीं था ऑनेस्टली। तो उस वजह ओके से फिर मुझे मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मेरी लाइफ थोड़ी सुधर सके। तो इसलिए मुझे किसी मेरे दोस्त ने बताया था कि गेट की तैयारी कर ले, गेट एग्जाम अच्छा एग्जाम है, और फिर अगर ओल्ड आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर ऐसे टॉप कॉलेज से अगर एमटेक करेगा तो तेरी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी, सुधर सुधर जाएगी। तो यही सोच के मैंने गेट की तैयारी शुरू करी थी, और बहुत मजा आया मुझे गेट की तैयारी में। मैंने पहले 6 महीने गेट की तैयारी करी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो जून जुलाई के आसपास मैंने गेट की तैयारी शुरू करी, और सिर्फ 6-7 महीने के अंदर मतलब मेरी 1200 के आसपास ऑल इंडिया रैंक आ गई थी। तो उस टाइम मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि यार 6 महीने के अंदर इतनी अच्छी रैंक आ गई है, तो एक बार और तैयारी कर लेता हूँ, तो क्या पता सिंगल डिजिट रैंक आ जाए आईआईटी बॉम्बे इस तरह का, या फिर आईआईएससी बैंगलोर का मेरा पर्पस, मेरा एम था, टारगेट था कि आईआईएससी बैंगलोर मिल जाए मुझे। तो ओके फिर फाइनली मैंने गेट की तैयारी करी। तो उस टाइम मेरा टारगेट ऐसा नहीं था कि, हाँ मेरा मन में थी, कोई भी अगर मुझसे पूछता था कि क्या करेगा आगे, क्या करेगा, मेरा वो तो ऑलमोस्ट ये मान लो कि 11th 12th क्लास से ही मेरे दिमाग में थी टीचर बनना है। लेकिन अब जब पहले तो मेरा ये था कि पहले एक बार आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर जैसे कॉलेज में जाके एमटेक कर लूं, कम से कम खुद को ग्रो, खुद के नॉलेज को ग्रो करवा लूं, पहले खुद को कम से कम इतना नॉलेजेबल बना लूं कि मैं कल को स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। तो इसलिए फिर मैंने गेट की 1 साल और तैयारी करी, और उसके बाद में मेरी 67 रैंक आई। तो मैं आईआईएससी बैंगलोर, मुझे आईआईटी बॉम्बे भी मिला था, आईआईएससी बैंगलोर भी मिला था, तो मेरा सपना था कि आईआईएससी बैंगलोर जाने का, तो मैंने आईआईएससी बैंगलोर चूज किया। और वहां पे जाने के बाद में अब मेरा दिमाग में क्लैरिटी थी कि मुझे अब 2 साल खुद का जो नॉलेज है, अगर मैं गेट के स्टूडेंट्स को अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ 2 साल बाद में, तो फिर मुझे कम से कम उन सब्जेक्ट्स की, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उन सब्जेक्ट की मुझे नॉलेज इंक्रीज करनी है, थोड़ी अच्छी करनी है। तो फिर मैंने दो ओके साल जम के मतलब मैंने आईआईएससी बैंगलोर के अंदर कोर्सेज ही ऐसे लिए थे जिनसे मेरी आगे जब मैं टीचिंग करूं तो मेरी हेल्प हो। तो आज जैसे मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है उसका मैं टीचर हूँ, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का टीचर हूँ, ये जो सारे जो सब्जेक्ट थे मैंने आईआईएससी बैंगलोर के अंदर मैंने इनके एडवांस लेवल कोर्सेज मैंने लिए हुए हैं। तो जब एमटेक के अंदर बाकी लोग जो मशीन लर्निंग का कोर्स ले रहे थे, कोई गेम थ्योरी ले रहा था, कोई सिस्टम डिजाइन के कोर्स ले रहा था, तो उस टाइम मैं ऐसे कोर्सेज चूज कर रहा था जो कि मुझे गेट के अंदर जब मैं टीचर बनूं तो मुझे हेल्प करें। जैसे मैंने बताया 2-4 सब्जेक्ट जिनका मैं टीचर हूँ, वो मैंने कोर्सेज आईआईएससी बैंगलोर के अंदर 2 साल अच्छे से पढ़ाई करी, उनकी मैंने बहुत सारी किताबों से पढ़ाई करी। फिर फाइनली वहां से निकलने के बाद में, तब उस टाइम लॉकडाउन लग गया था कोविड के बाद में, तो वो लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम मेरी एमटेक खत्म हो गई थी। तो उस टाइम फिर मैंने
पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले खुद से ही ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, फिर उसके बाद में ऑनलाइन 1-2 कोचिंग थी, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए इनवाइट किया था, तो मैंने उनके साथ पढ़ाया। फिर फाइनली ऐसे धीरे-धीरे करते-करते ऑलमोस्ट कुछ महीने बाद में फिर मैंने और सचिन मित्तल जो गो क्लासेस के को-फाउंडर हैं, तो मैंने और सचिन ने मिलके गो क्लासेस शुरू करी थी 2021 के जुलाई में। जुलाई 2021 को हमने गो क्लासेस शुरू कर दी थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, पहली बार में ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। कुछ टॉपर्स, टॉप 100 के अंदर हमारे 4 स्टूडेंट आ गए थे, जिन्होंने हमारा कोर्स लिया था। जब हमने जुलाई जुलाई के अंदर हमने कोर्स शुरू किया था, उस टाइम भी हमारे कुछ जितने भी स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया था, उनमें से 4 स्टूडेंट्स की टॉप 100 के अंदर रैंक आ गई थी। तो उसके बाद में फिर वो ग्रो करता गया। नेक्स्ट ईयर टॉप 100 के अंदर हमारे 13 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा था। उससे नेक्स्ट ईयर 20 स्टूडेंट्स थे जो टॉप 100 के अंदर थे और जिन्होंने हमारा गो क्लासेस का कंप्लीट जो गेट कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है वो ले रखा था। तो इस तरह से चीजें चलती रही। तो ऐसा जब मैं, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि जब मैंने गेट की तैयारी शुरू करी थी, आपने जैसे लिंक्डइन के ऊपर देखा होगा ऑल इंडिया रैंक 53, 67, वो जो रैंक थी वो मेरी तब आई थी जब मैं आईआईएससी बैंगलोर के अंदर एमटेक कर रहा था। तो जो जैसे मेरी 53 ऑल इंडिया रैंक आई थी, तो वो आई थी जब मेरे सेकंड ईयर ऑफ एमटेक चल रहा था। तो उस टाइम मेरी ना तो कोई कोचिंग थी, ना मैं उस टाइम टीचर था, कुछ भी नहीं था। लेकिन बस मैं ऐसे ही गेट के एग्जाम देता था ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिले और कल को मैं स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा मेंटर कर सकूं, उनको गाइड कर सकूं। तो इसलिए मैं एग्जाम देता था। तो फिर वो समझ गया। 53 रैंक आ गई और 67 रैंक और भी कुछ रैंक। तो गेट के एग्जाम में इसलिए दे रहा हूँ, अब मैं गेट के एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि उस एक्सपीरियंस से मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। समझ गया। तो मैं अगर समराइज करूँ दीपक जी, आपने जो स्टोरी बताई है, तो इट स्टार्टेड विद कि आपने यू स्टार्टेड विद ए करियर अपॉर्चुनिटी कि आपको वो चीज अच्छी लगी, यू डिसाइडेड कि आप इसको और मास्टर कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली जब आपने ज्वाइन किया पोस्ट गेट, देन यू रियलाइज कि मैं इसको और मास्टर कर सकता हूँ, देन यू शिफ्टेड टू पार्ट ऑफ द एजुकेटर and यस। decided later to start go classes, right? So it's a mix of both thing कि आपने start किया with your own career opportunity, but then you decided कि इसको और expand किया जा सकता है based on your experience, correct? यस। ग्रेट ग्रेट। तो इसमें आप दीपक जी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी तो मेरे को जाननी है। आपने बोला कि आप जैसे आईआईएससी बैंगलोर के लिए बहुत प्रेफर्ड थे, ठीक है, और जनरली एक जनरल इंडियन माइंडसेट रहता है जब वो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहता है, यार मेरे को आईआईटी जाना है, व्हाइल आईआईएससी इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, but they try to prefer IIT, but you preferred IISc. So what is that dynamics here in your mind? Like what is that preference जो आप यही देख रहे हो कि नहीं, I have to go for IISc, IIT is there, but I will go for this. Like what is that preference and mindset there? एक्चुअली जो स्टूडेंट्स गेट की तैयारी करते हैं, उनको अगर आप जितने भी गेट के अंदर टॉप 100 रैंकर्स होते हैं, उनमें से अगर आप पूछोगे कि भाई आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो उनमें 50-50 रहता है कि या तो आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईएससी बैंगलोर चाहिए। तो जो आईआईएससी बैंगलोर का, जैसे आप बता रहे हो कि इंडियन माइंडसेट रहता है कि हमें आईआईटी चाहिए, वो माइंडसेट जो है वो बीटेक लेवल तक है। उसके बाद में जैसे आप गेट के टॉपर्स को कभी भी देख लो, गेट के अंदर टॉप 50 रैंकर्स जो हैं वो प्रीफर करते हैं आईआईसी बैंगलोर। आईआईटी बॉम्बे भी प्रीफर करने वाले होते हैं। तो मतलब एक तरीके से डिवीजन हो जाता है कि 50% जो है आईआईसी बैंगलोर को प्रीफर कर रहे हैं और 50% आईआईटी बॉम्बे को प्रीफर कर रहे हैं। तो ये चीज समझना थोड़ा सा हमारे जैसे मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल था कि आईआईटी बॉम्बे छोड़ के आईआईसी बैंगलोर कैसे ले लिया। क्योंकि क्योंकि वो है ना कि हमारे सोसाइटी के अंदर आईआईटी का बहुत बड़ा एक टैग जो है, वो आईआईटी का बहुत बड़ा टैग है। आईआईसी बैंगलोर को ज्यादा लोग जानते नहीं है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बीटेक लेवल तक, इवन बीटेक के स्टूडेंट्स भी आईआईसी बैंगलोर को नहीं जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बीटेक के थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, मैंने तो उनको पता भी नहीं है कि आईआईसी बैंगलोर क्या है। लेकिन एक बार जैसे आप गेट की तैयारी शुरू करते हो और गेट के अंदर आपकी टॉप रैंक आती है, आपको आईआईसी बैंगलोर का, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इन सब का आइडिया रहता है। और उसके बाद में जो टॉपर्स हैं उनकी प्रेफरेंस जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा लेना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर। तो मैं समझ रहा हूँ जो आप जो डाउट पूछ रहे हो, लेकिन ये गेट के जो टॉपर्स हैं उनके माइंड के अंदर, उनके माइंड में कभी भी ये नहीं रहता कि यार इसने आईआईटी बॉम्बे छोड़ के आईआईसी बैंगलोर कैसे ले लिया। दे अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको खुद को डायलेमा है कि यार कौन सा लो। उनसे एक छोड़ा भी नहीं जा रहा। कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब लास्ट मोमेंट तक वो यही सोचते रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि उनसे ना तो आईआईटी बॉम्बे छोड़ा जा रहा, ना उनसे आईआईसी बैंगलोर छोड़ा जा रहा। तो है आईआईसी बैंगलोर जो उसकी जो रीच है या उसका जो नाम है वो
एक तरीके So से बीटेक के बाद में उसका नाम काफी अच्छा है। दीपक जी, यही अगेन द क्वेरी इज, तो ऐसा क्या सिग्निफिकेंट एडवांटेज दे रहा है दैट गेट टॉपर्स took ISC as a preference as compared to IITs? Like, what is the difference here? Okay, you have said in BTech, okay, there is, we can say there may be n number of other reason. Maybe from my understanding, people build a brand there, right? So they are trying to prefer IIT there in the BTech section. Now I want to understand, okay, now in the GATE section, why people are preferring ISC that and versus an IIT? Like, what is the specific reason? Like, for example, you chosen it. So, what is your specific reason behind it to choose ISC? And because it's a great message to anyone who is preparing for GATE, and they must understand that what institute they have to pick and what kind of courses they can get. There can be n number of reasons. It can be the branding itself, that okay, in GATE ISC is a bigger brand than IIT. What is your reasons, like what is your analysis behind that? एक्चुअली आज से 2-3 साल पहले तक तो अगर आपकी गेट के अंदर टॉप 50 रैंक आ रही है तो ऑलमोस्ट श्योर था, ऑलमोस्ट कंफर्म था कि आप या तो आईआईटी बॉम्बे लोगे या फिर आईआईएससी बैंगलोर लोगे। अभी पिछले 1 या 2 साल के अंदर थोड़ा सा चीजें चेंज हुई हैं। अब लोग तीन तीन में कंफ्यूज हैं। जो टॉप 50 रैंकर है या टॉप 100 रैंकर ले लो, वो तीन कॉलेजेस में काफी कंफ्यूज रह रहे हैं। एक है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बैंगलोर। तो आईआईटी मद्रास जो है वो भी पिछले 2-3 साल के अंदर, या ये मान लो कि पिछले साल से है ना, वो गेट के जो टॉपर्स हैं उनकी एक तरीके से मतलब टॉप 3 चॉइसेस के अंदर आईआईटी मद्रास भी अभी आ रहा है। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो टॉप 50 रैंकर्स हैं उनकी फर्स्ट चॉइस एक तरीके से आईआईटी मद्रास बन रहा था। तो थोड़ा सा तो क्या है कि ये चीजें थोड़ी सी बदलती रहती हैं। जैसे मैंने बताया कि आज से 3-4 साल पहले टॉप 50 रैंकर सिर्फ 2 ही कॉलेजेस प्रीफर करते थे, या तो आईआईएससी बैंगलोर या आईआईटी बॉम्बे। अब आईआईटी मद्रास जो है वो भी इक्वली प्रीफर्ड है। तो एक तो ये चीज। सेकंड चीज, आपने पूछा कि मैंने आईआईएससी बैंगलोर क्यों लिया था। उसका रीजन मेरा तो ये था कि यूनिकनेस, क्योंकि आईआईटी बहुत हैं, ओल्ड आईआईटी, 7 तो ओल्ड आईआईटी हैं। तो आईआईएससी बैंगलोर पूरे इंडिया के अंदर एक है। तो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता था कि यार ये एक मतलब एक तो यूनिक है, आईआईएससी Got बैंगलोर it. एक ही। सेकंड चीज कि आईआईएससी बैंगलोर के जो मतलब कि जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे या पढ़ते हो तो आपको काफी फैसिनेटिंग लगता है कि इसके आईआईएससी बैंगलोर जब बेसिकली बना है, जब से 1909 से शुरू हुआ है आईआईएससी बैंगलोर। और उस टाइम उसके जो शुरुआती जो मतलब एक तरीके से लोग जिन्होंने उसको बनाया, वो उनमें स्वामी विवेकानंद, जमशेदजी टाटा, तो बहुत बड़े बड़े मतलब इसरो के भी जो चेयरमैन रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े जो नाम है वो आईआईएससी बैंगलोर के मतलब शुरुआत के दिनों में आईआईएससी बैंगलोर से वो जुड़े हुए थे। काफी बड़े बड़े नाम है, आप चेक करना। विवेकानंद, जमशेदजी टाटा के मैंने नाम हाँ जी, बताए, हाँ जी, हाँ उसके जी। अलावा और भी हैं। तो एक ये चीज भी थी। सेकंड चीज की आईआईएससी बैंगलोर के अंदर क्या है कि बीटेक नहीं होता, तो वहां पे जो मेन फोकस है वो या तो बीएस, बैचलर ऑफ साइंस, वो भी तीन तीन स्ट्रीम में होता है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, शायद मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में नहीं होता। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको बीएस Okay. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में या कंप्यूटर साइंस में आपका बीएस हो रहा है, ऐसा नहीं है वहां पे। तो वहां पे बीटेक या फिर बीटेक का सीन नहीं है वहां पे। वहां पे जो मेन फोकस है वो पोस्ट ग्रेजुएशन पे है, जैसे एमटेक हो गया या पीएचडी हो गया। तो इसलिए इस वजह से आईआईएससी बैंगलोर जो है वो मास्टर्स के लिए लोगों की एक तरीके से फर्स्ट चॉइस है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही ये क्या है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सारे जो ओल्ड आईआईटी प्लस आईआईएससी बैंगलोर हैं वो स्टूडेंट्स के लिए मतलब जो एमटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सारे कॉलेजेस एक तरीके से फेवरेट कॉलेजेस हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो आईआईएससी बैंगलोर प्रेफर करते हैं, अगर उनको मिलता है तो। उसका रीजन बस यही है कि उस वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो मेन फोकस है। और अगर अपन आईआईटी बॉम्बे या फिर ओल्ड आईआईटी की बात करोगे तो वहां पे बीटेक पे एक तरीके से ज्यादा फोकस रहता है। गॉट इट, गॉट इट। एंड जैसे कोई भी मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है एंड ज्वाइन करना चाह रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, व्हाट फैक्टर्स दे हैव टू इवैल्यूएट किसी भी स्पेशलाइजेशन को पिक करने के लिए, मास्टर्स के लिए? एक्चुअली कॉलेज को देखने की बजाय आपको ये देखना है कि मैं जिस चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, जिस फील्ड के अंदर मैं अपना करियर ग्रो करना चाहता हूँ, उस फील्ड के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। जैसा कि अगर आपको थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आपको कुछ करना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, एमटेक करनी है, तो सबसे बेस्ट आईआईएससी बैंगलोर है। और अगर ओके। आपको मशीन लर्निंग के अंदर, अगर आपका प्योर फोकस है कि मुझे मशीन लर्निंग
डेटा साइंस के एरिया के अंदर मुझे स्पेशलाइजेशन करना है, इसी इसी एरिया के अंदर मुझे अपनी करियर ग्रोथ करनी है। तो आईआईटी मद्रास जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा प्रीफर्ड एक चॉइस है। आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी बॉम्बे, बाकी भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईआईटी दिल्ली ऑब्वियसली सारे टॉप कॉलेजेस हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, ये सारे ओल्ड आईआईटी सारे अच्छे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो पिछले कुछ सालों से जो मैं स्टूडेंट्स का देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन, कि स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस क्या है, अगर उनको मिले तो, अगर उनको मान लो सातों ओल्ड आईआईटी अगर मिल रही है मान लो, तो उस सिचुएशन में उनकी प्रेफरेंस, उनका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो क्या रहेगा। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में अगर आपको अपनी कुछ रिसर्च वगैरह कुछ करनी है, पढ़ाई करनी है, तो फिर आईआईसी बैंगलोर हो गया। मशीन लर्निंग के अंदर जाना है तो उस सिचुएशन के अंदर आईआईटी मद्रास को लोग प्रीफर करते हैं। सिस्टम्स के अंदर अगर आपको करना है तो फिर आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईसी बैंगलोर या फिर आईआईटी दिल्ली। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी वो उनको चूज करना चाहिए कॉलेज। ये एक मेरा एक सजेशन है, अगर किसी स्टूडेंट को अगर चूज करना है कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, तो पहले ये देखो कि आपको किस फील्ड के अंदर आपको अपना करियर ग्रो करना है। Okay, okay, got it. I think that's a very great advice, Deepak ji. And दीपक जी, जैसे आपने बताया कि गो क्लासेस आपने स्टार्ट किया था पोस्ट, लाइक आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन गेट्स एंड यू वांट टू अप्लाई समवेयर इन द एजुकेशन फील्ड, एंड दैट्स हाउ द गो क्लास स्टार्टेड। बट अगर थोड़ा सा और डिटेल में इस जर्नी को बताएं आप कि कैसे गो क्लासेस स्टार्ट हुआ है, हाउ व्हाट इट, आपका कोई प्रीवियस बिजनेस एक्सपीरियंस भी था इससे पहले, एजुकेशन और बिजनेस एक्सपीरियंस, एंड आप अपने को-फाउंडर एंड इनिशियल टीम को कैसे बिल्ड किया आपने, अगर आप यू कैन गेट दिस डिटेल्स ऑन गो क्लासेस। पहले बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो स्टूडेंट ही था एमटेक करके। आईआईसी बैंगलोर से एमटेक हुई, फिर कुछ ऑनलाइन, जैसे मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने मुझे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम टाइप मतलब मैं पढ़ाता था वहां पे। और बिजनेस का बिल्कुल भी हमारे तो फैमिली में भी किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है आज। मतलब मैं इकलौता ही हूँ मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स के अंदर मैं इकलौता ही हूँ जिसने एक तरीके से खुद की एक कंपनी खड़ी कर रखी है। और जो को फाउंडर, जो हम बेसिकली गो क्लासेस के अंदर, मैंने और सचिन ने गो क्लासेस शुरू करी थी, सचिन मित्तल। और वो मेरे सीनियर थे जब मैं आईआईसी बैंगलोर में मेरी एमटेक थी, तो वो मेरे 1 साल सीनियर थे। तो उस टाइम मेरे दिमाग में था कि मुझे गेट के अंदर या तो फैकल्टी बनना है या तो टीचर बनना है या तो खुद का इंस्टीट्यूट खुद का खोलना है। तो उस टाइम मैं उनसे डिस्कशन करता था, सचिन से डिस्कशन करता था कि यार करते हैं। मैं सचिन को मोटिवेट करता था, इन्फ्लुएंस करता था एक तरीके से, कि फोन फोन पे इन्फ्लुएंस करता था कि देख ब्रो, अगर अगर तू और मैं मिलके अगर खोलते हैं तो ये होगा वो होगा, अपन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे। तो मतलब बेसिकली मैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था। तो और फिर फाइनली सचिन का भी इंटरेस्ट आ गया कि हाँ करते हैं, पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अच्छे से करेंगे, मतलब ऐसे। तो जिस तरह से हम हमारे दिमाग में एकदम था कि जैसे कोचिंग का नाम सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है कि एक मतलब एक ऐसी ऐसी पढ़ाई होगी जहाँ पे रटना होगा। ठीक है, रटो रटो, ये रट लो वो रट लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और बस होगी, एग्जाम निकल गई। हमारे दिमाग में था कि मैं और सचिन सोचते थे कि यार जैसा आईआईसी बैंगलोर के अंदर कल्चर है हर चीज को प्रूफ के साथ पढ़ने का, क्योंकि सचिन ने भी आईआईसी बैंगलोर से एमटेक करी है, मैं भी आईआईसी बैंगलोर से एमटेक कर रखी थी। तो हम दोनों के माइंड में था कि जैसा यहाँ पे कल्चर है ना कि हर चीज जो भी आप पढ़ रहे हो वो प्रूफ के साथ पढ़ रहे हो, तो ऐसा सा कल्चर अपन एक काम करेंगे कि अपनी जो गेट का अपन कोचिंग खोलेंगे उसके अंदर अपन ऐसा ही कल्चर करेंगे कि हर चीज को प्रूफ के साथ पढ़ो, रटने की जरूरत ना पड़े। तो फिर फाइनली सचिन ने एग्री किया और हम दोनों ने गो क्लासेस शुरू कर दी। कुछ भी आइडिया नहीं था कि यार कैसे चलेगी, कितने स्टूडेंट्स आएंगे, चलेगी कि नहीं चलेगी, खर्चा भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ कुछ आइडिया नहीं था ऑनेस्टली। और कोई बजट भी नहीं था शुरुआत में, तो सारा एक तरीके से घर घर से भी ले रहे थे हम कि थोड़े बहुत पैसे, क्योंकि दोनों ने शुरू कर लिया। अब आइडिया था नहीं कुछ भी, ना तो बिजनेस का आइडिया था। लेकिन फिर हमने शुरू शुरू किया तब दो दो तीन हमारे टीम मेंबर थे जिन्होंने काफी अच्छा काम किया। और मैं और सचिन थे, हमने भी काफी मेहनत करी। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ हमारे स्टूडेंट जो थे, पहली बार में हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, 180 के आसपास स्टूडेंट्स आ गए थे। हमने जुलाई 2021 के अंदर शुरू कर दिया था, वेबसाइट बना ली थी। नॉर्मल सी वेबसाइट थी, कुछ ऐसे उसके अंदर बहुत ही फैंसी सा नहीं था, नॉर्मल सी वेबसाइट। आप होम पेज पे जाओगे तो बस एक बटन मिलेगा कि यहाँ से कोर्स परचेज कर लो। तो सिंपल सी एक वेबसाइट थी, 1-2 बटन थे, ज्यादा कुछ था नहीं।
तो बस फिर भी स्टूडेंट्स ने 180 180 स्टूडेंट्स ने पहले बैच के अंदर एनरोल किया था, उनमें से 4 स्टूडेंट्स की टॉप 100 के अंदर रैंक आ गई थी। तो उसकी वजह से फिर हमें एक तरीके से काफ़ी एकदम मोटिवेशन मिला कि हाँ यार, अगर अपन करते हैं और अच्छा करते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर हमने थोड़ा वेबसाइट को भी अच्छा करवाया और फिर टीम भी थोड़ी-सी ग्रो करी, 2-3 लोग और हायर किए मेल्स को हैंडल करने के लिए, कॉल्स को हैंडल करने के लिए, स्टूडेंट्स की क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। लेकिन जो कंटेंट वाला काम था, क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा मेन जो फोकस है वो कंटेंट के ऊपर रहता है। कंटेंट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, लेक्चर्स, ये जो टेक्निकल जो काम था ये पूरा का पूरा मैं और सचिन ही करते थे। और जो बाकी जो नॉन टेक्निकल काम था, कॉल्स हैंडल करना, मेल्स हैंडल करना, क्वेरीज हैंडल करना, मार्केटिंग, थंबनेल, प्रमोशन, ये सारी जो चीजें थी, ये हमारे 3-4 जो हमारे टीम के मेंबर थे, वो लोग बहुत अच्छे से करते थे। तो एक तरीके से मैं बोलूंगा कि जो टीम मेंबर्स थे वो भी काफी अच्छे थे, अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और ओवरऑल मतलब चीजें अपने आप होती गई, सीखते गए। हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि हमें तो ये भी आइडिया नहीं था कि डोमेन नेम जो होता है कि जैसे हमने गो क्लासेस का ले रखा है कि डोमेन नेम भी यार कहाँ से लें, ईमेल कहाँ से लें, क्या करें, कुछ आइडिया नहीं था। चीजें धीरे धीरे हो रही थी। लोगो भी हम तो आइडिया नहीं था कि यार लोगो कैसा बनाएं। बस शुरुआत में ऐसा था कि चालू करते हैं इसको, मतलब हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि पढ़ाना चालू करते हैं, उसी से होगा जो होगा। एज अ टीचर, कि अगर आप पढ़ाना चालू करो, स्टूडेंट अगर इंप्रेस होगा कि यार अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब उसी से ग्रो होगा। ये जो इधर उधर की जो चीजें हैं वो तो धीरे धीरे होती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सच बताऊं तो बिना किसी बिजनेस के आइडिया के हमने बस चालू कर दिया था। चीजें धीरे धीरे ठीक होती गई। और ओवरऑल अभी भी अगर आप देखोगे, जैसे गो क्लासेस की वेबसाइट पे जाओगे तो नॉर्मल सी वेबसाइट है, बहुत ज्यादा ऐसे फैंसी नहीं है। नॉर्मल सी 2-4 बटन है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे इधर समझ उधर हो रहा है। तो सिंपल, अभी भी हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे कंटेंट के ऊपर ही रहता है। यूट्यूब के ऊपर जैसे थंबनेल है, उन थंबनेल्स के अंदर भी हम उस तरह के थंबनेल नहीं लगाते जो क्लिकबेट थंबनेल होते हैं, जहां पे कोई शॉकिंग इमोजी दे दिया, हाँ ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन दे अच्छा रखा है, इस तरह नहीं। अच्छा। हाँ ऐसे ऐसे कर रखा है वो। तो आज भी आप देख लो कि 3-4 साल हो गए और आज गो क्लासेस जो है वो गेट कंप्यूटर साइंस और गेट एआई के अंदर मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस है इस वक्त जो गेट गेट कंप्यूटर साइंस और गेट एआई के स्टूडेंट से, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से आप पूछोगे तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब गो क्लासेस जो है वो उनकी फर्स्ट चॉइस है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी हम मतलब कोशिश करते हैं कि हमारा जो फोकस है वो कंटेंट पे रहे। जो लेक्चर्स हैं, जो कंटेंट है, उसको दमदार बनाओ। थंबनेल तो मतलब नॉर्मल भी चले जाएगा। समझ गए। मैं समझ रहा हूँ, मैं काफी रिलेट कर सकता हूँ इस बात से, क्योंकि शुरू में ना बस हम ना बहुत सारी चीजों से क्लाउडेड हो जाते हैं। जब भी कोई एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, वो किसी भी तरह की जर्नी हो सकती है, बट द ओवरऑल प्रॉब्लम जो होता है ना, उसका मेन क्रक्स होता है कि आप कोर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो। जैसा आपको एजुकेट करना है, ठीक है, तो दैट इज योर कोर प्रॉब्लम। अब उसके लिए वेबसाइट चाहिए नहीं चाहिए, ऐप चाहिए नहीं चाहिए, यू कैन फिगर आउट जब आपको पता चलेगा कि वो स्टूडेंट आपकी एजुकेशन लेना भी चाह रहे हैं नहीं। अगर वो स्टूडेंट आपकी एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड बेसिक कैमरा सेटअप, इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन, और बेसिक क्लासरूम इज मोर देन इनफ टू गेट इट स्टार्टेड। उसके यस। बाद कैसे बाकी चीजें चलेंगी, कैसे होगा, आपके पास अट्रैक्शन आ रहा है तो यू कैन मोर स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, इवन एज अ बिजनेस वाइज, और देख सकते हो उसे कैसे कैपिटलाइज भी करना है। बट यू नीड दैट कोर थिंग्स टू बी देयर। अगर वो कोर थिंग्स नहीं है तो बाकी चीजें तो वैसे भी मतलब ज्यादा मैटर नहीं करती, और ज्यादातर टाइम सर्वाइव भी नहीं करा पाएगी। आपका जो कोर सर्वाइवल है वो आपकी बेसिक कोर फंक्शनैलिटी है, जिसके लिए लोग आपके पास आ रहे हैं। तो दैट इज वेयर आई कैन अंडरस्टैंड। उसी को आप अभी भी फोकस बना रहे हैं, एंड ओवर द टाइम जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप और ग्रो करेंगे, other things will also streamline over the time, so that you can expand and you can send your message to more people as you grow. So दीपक जी, एक और क्वेश्चन है ये। ऐसा मेरे को ऐसा आपका इंडस्ट्री एक्सपर्टीज अंडरस्टैंड करने की आपका क्या पॉइंट ऑफ ओपिनियन है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे गो क्लासेस है, क्या गो क्लासेस क्रैश कोर्सेज पे बिलीव करता है या उस पे फोकस करता है, या फिर दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्टडीज प्लान ओनली? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन क्रैश कोर्सेज एंड हाउ गो क्लासेस अडैप्ट टू दैट? एक्चुअली क्रैश कोर्सेज हमने कभी किए ही नहीं है पिछले 4 साल से, और ना हम करेंगे। क्योंकि क्रैश कोर्स क्या होता है कि बेसिकली एक ये
स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये स्टूडेंट्स के फायदे के लिए नहीं, ये कोचिंग के फायदे के लिए। क्रैश कोर्स चीज ही ऐसी है। उसको जैसे ही गेट के, जैसे कोई भी एग्जाम होती है, हर एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स होते हैं। एग्जाम से 3-4 महीने पहले क्रैश कोर्स चालू हो जाता है। वो 3-4 महीने उस क्रैश कोर्स के अंदर बस मतलब एक तरीके से इस तरह से कुछ जैसे सरफेस लेवल के ऊपर इजी इजी चीजें दो चार पढ़ा के, और उसके बाद में स्टूडेंट को बस ऐसे फील दिलाया जाता है कि देखो देखो तुम्हें समझ में आ गया ना, देखो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। जबकि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि भाई तुम्हें सिर्फ वो ही समझाया जा रहा है जो कि सबसे इजी पार्ट है। तुम्हें मतलब गेट जब एग्जाम देने जाओगे तो तुमसे मतलब 100 में से 10 नंबर या 15-20 नंबर भी नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम 3-4 महीने तुम इस एक तरीके से इस विश्वास के अंदर हो कि देखो मेरे को तो सब समझ में आ रहा है, सर ने जो पढ़ाया वो मुझे समझ में आ गया, सर ने जो क्वेश्चन कराए वो मुझे समझ में आ गए, मैंने गेट के भी 2-4 क्वेश्चन कर दिए। तो स्टूडेंट को क्या है कि 3-4 महीने फेक फीलिंग रहती है, फेक कॉन्फिडेंस रहता है। और इसका फायदा जो है वो बेसिकली कोचिंग को जाता है, इसका स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होता है। स्टूडेंट के तो एग्जाम के अंदर 20-25 नंबर भी नहीं बनते, 25 नंबर पे क्वालिफाई क्वालिफाई होता है गेट एग्जाम के अंदर, वो 25 नंबर भी नहीं बनते। जबकि स्टूडेंट को तो लग रहा है ना कि मतलब मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो वही पढ़ाया जा रहा है जो सबसे इजी पार्ट है, उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट की जो सबसे इजी चीजें हैं वो तुम्हें पढ़ाई जा रही हैं। तो मैं तो एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर एक पोस्ट भी डाला था कि क्रैश कोर्स जो है उससे बच के रहो, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने सजेशन डाला था कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट है गेट के एग्जाम से 3 महीने पहले अगर गेट की प्रिपरेशन शुरू करता है, तो अब 3 महीने के अंदर वो कंप्लीट कोर्स तो कंप्लीट नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो नवंबर फरवरी के अंदर गेट की एग्जाम होती है, कोई नवंबर के अंदर अपनी गेट की तैयारी शुरू करना चाहता है, तो वो 3 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट नहीं कवर कर सकता। तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट सोचता है कि मैं क्रैश कोर्स कर लेता हूँ। वो क्रैश कोर्स जो है वो एक तरीके से 3 महीने वेस्ट करने वाली चीज है। इससे अच्छा भाई, उस स्टूडेंट को मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि इससे अच्छा कि तुम 3 महीने इस क्रैश कोर्स के ऊपर वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लो। गेट के एग्जाम 3 या 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के देने जाओ, अगले साल बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेना। तुमने 3 महीने क्रैश कोर्स भी कर लिया और कोई फायदा भी नहीं होगा। उस 3 महीने के अंदर तुम जो भी पढ़ोगे उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, ना गेट के अंदर नंबर बनेंगे, वो 3 महीने भी वेस्ट हो जाएंगे। उन 3 महीने के अंदर तुम 3 या 4, कम से कम भी हो सकता है 5 सब्जेक्ट तुम अच्छे से पढ़ सकते थे, अच्छे से अच्छे से पढ़ के उसके सारे गेट पीवाईक्यू करके बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ आप गेट एग्जाम के अंदर जा सकते थे कि यार मेरे 4 या 5 सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, अब मैं गेट एग्जाम के अंदर इन सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सोल्व कर दूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकते हो एग्जाम देने। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप 3 महीने क्रैश कोर्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वो 3 महीने भी वेस्ट हो गए, फिर उसके बाद में आपको फिर से गेट की तैयारी शुरू करनी पड़ रही है। तो इसलिए क्रैश कोर्स जो है मैं ये मानता हूं कि ये एक कोचिंग के बेनिफिट की चीज है, ये स्टूडेंट के बेनिफिट की चीज नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अगर हम क्रैश कोर्स करते हैं तो ये हमारे बेनिफिट की चीज है, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए नहीं है ये। तो इसलिए मैं और समझ गया। सचिन जो है, मैं और सचिन क्रैश कोर्स हमने पिछले 4 साल के अंदर कभी किया ही नहीं। अगर चाहते हैं कि यार चलो यार कर लेते हैं थोड़ा फायदा होगा, तो हम कर सकते थे ऑब्वियसली, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो स्टूडेंट के टाइम वेस्ट है। तो इसलिए हम तो सीधा फोकस करते हैं कि यार जैसा मैंने आपको बताया ना कि हम तो स्टूडेंट को सीधा सजेशन देते हैं कि जो हमें लगता है कि ये बेस्ट सजेशन है स्टूडेंट के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं, उसके फायदे के लिए, उसके लिए बेस्ट क्या है, तो ये सजेशन हम उसको देते हैं। और उसको जब कंटेंट अच्छा लग जाता है तो फिर वो एनरोल कर लेता है। सो दीपक जी, इसमें मेरा एक थोड़ा मतलब आप बताइएगा हाउ मच यू एग्री टू दैट। आई अंडरस्टैंड आपने जो बताया है कि क्रैश कोर्सेज मतलब एक गिमिक है बेसिकली बाय मे बी Yes. बाय सर्टेन इंस्टीट्यूट्स, बट आई हैव एन ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस। यू गिव योर थॉट्स, आई जस्ट केम इनटू लाइक जस्ट डिस्कशन और मेरे दिमाग में आया कि मान लो किसी स्टूडेंट को रिविजन्स करने हैं, ही प्रिपेयर्ड ऑल ईयर, ठीक है, उसको नॉलेज है बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है अभी, ठीक है। एंड ही, आपको पता है कि एग्जाम में जस्ट नॉलेज जरूरी नहीं होती, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट आल्सो बाय डूइंग थिंग्स सो दैट यू कैन डू थिंग्स फास्टर। तो मान लो कि क्रैश कोर्स का कैन बी एन ऑल्टरनेटिव, दैट इट कैन बी ए गुड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स आल्सो फॉर सर्टेन टाइप ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने साल भर प्रिपेयर किया है। Now they just need to revise up everything and as well as boost their confidence. It can play that part also, right? What is your opinion in that angle? I understand कि long term benefit नहीं है, कोई एक fresher आ रहा है बिल्कुल fresh preparation करने आ रहा है, उसके लिए तो challenging है ही है, they should not opt for these crash courses. But what about जो revisions करना चाह रहे हैं या just this is just an alternate thought. I know you given a very different thought process here,
but this is an alternate thoughts. आपका क्या point of view इस way में? Maybe it cannot be named as crash courses. It can be revision courses, confidence boosting courses, or something else. नहीं, देखो, अगर किसी ने अच्छी तैयारी, मतलब किसी ने अच्छी तो क्या, मतलब किसी ने अगर तैयारी कर रखी है पूरे साल और उसको अगर रिवीजन के लिए करना है तो ऑब्वियसली कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन के लिए तो क्या है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो मैराथन चलाते हैं। लास्ट में मैराथन के अंदर क्या होता है, वो रिवीजन ही होता है, लेकिन उसको Okay. एज अ क्रैश कोर्स करके प्रेजेंट नहीं किया जाता। ठीक है, जो जब समझ क्रैश गया। कोर्स बोला जाता है, जब जब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्स लॉन्च करता है तो वो क्या करता है, वो 1 महीने पहले लॉन्च नहीं करते। वो जैसे गेट इंडस्ट्री के अंदर मैं देखता हूँ कि वो अक्टूबर के अंदर लॉन्च कर देते हैं। देखो, अगर आप जनवरी के अंदर अगर लॉन्च कर रहे हो 1 महीने के लिए, अगर आपने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि 1 महीने अगर कोई फ्रेशर बंदा है, अगर उसने आपका कोर्स ज्वाइन कर भी लिया, 1 महीने उसने आपका क्रैश कोर्स देख भी लिया, तो ना तो उससे उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नुकसान है, ना उसका कोई फायदा है। वो एक तरीके से ठीक है, एक न्यूट्रल सा रह जाता है। ठीक है, कम से कम वो उसको थोड़ा आइडिया लग जाता है 1 महीने के अंदर कि हाँ यार, इस तरह का सिलेबस है, इस तरह के टॉपिक्स हैं, ये कुछ है, तो मतलब हो सकता है कि उसके लिए फायदा ही हो। अगर लास्ट के 1 महीने के अंदर अगर वो स्टूडेंट, अगर उस स्टूडेंट ने कभी तैयारी नहीं करी, पहले कभी तैयारी नहीं करी, उसको आइडिया ही नहीं कि सिलेबस क्या है, कुछ क्या है, अगर लास्ट के 1 महीने के अंदर अगर वो तैयारी शुरू करता है, क्रैश कोर्स लेता है, तो उससे उसका कुछ बेनिफिट ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। कम से कम उसको चीजों का आइडिया लगेगा कि चीजें क्या क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, थोड़ा आइडिया लगेगा उसको। लेकिन अगर आप शुरू कर देते हो अक्टूबर के अंदर, सितंबर के अंदर कोर्स, अपना क्रैश कोर्स शुरू कर देते हो, तो आप बेसिकली 4 या 5 महीने का क्रैश कोर्स चला रहे हो। वो स्टूडेंट्स के लिए एक, मैंने बोला ना कि वो फ्रेशर्स के लिए जो, वो बहुत नुकसान वाली चीज है, क्योंकि उसको तो ये लग रहा है ना, वो बंदा जिसने गेट की तैयारी कभी करी नहीं है, उसको तो ये लग रहा है कि मैं अगर इनके कोर्स में ज्वाइन कर लूंगा तो 4 महीने के अंदर मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो वहां पे वो एक तरीके से गिमिक वाली चीज हो जाती है, वहां पे झूठ बोलने वाली चीज है। लेकिन अगर किसी ने तैयारी कर रखी है, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, किसी ने तैयारी कर रखी है, उसको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करना है जल्दी से एक बार ना चीज, क्योंकि उसको ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जल्दी से रिवाइज करना है, तो ये सारी चीजें उसके लिए अच्छी हैं। फिर तो उसके लिए मतलब चाहे वो क्रैश कोर्स को जैसे यूट्यूब के ऊपर 2x की स्पीड पे देख रहा है, तो भी उसके काम ही आएगा, जल्दी से रिवीजन हो जाएंगी चीजें। या फिर लास्ट में जैसे मैंने बताया कि लास्ट के 1 महीने के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक मैराथन जैसी चीज चलाते हैं। गो क्लासेस से पहले भी चलाते थे, गो क्लासेस ने उनसे ही ये चीज देखी कि हाँ यार, हमने भी मतलब गो क्लासेस भी मैराथन चलाता है लास्ट के 1 महीने के अंदर। तो उस मैराथन के अंदर हमारा साफ साफ रहता है कि भाई रिवीजन के लिए है ये, वो जो समझ मैराथन है वो। हाँ, तो इस तरह की चीजें, अगर आपने गेट की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, तब तो आपके लिए ऑलमोस्ट हर चीज यूजफुल है। आप कुछ भी करो, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो रिवीजन के लिए, टेस्ट अटेम्प्ट करो, या मैराथन देख लो, या फिर ये क्रैश कोर्स देख लो, समरी कोर्स देख लो, रिवीजन कोर्स देख लो। हर चीज आपकी हेल्प करती है अगर आपने तैयारी कर रखी है तो। 2x की स्पीड पे फिर आप डिसाइड भी तो कर सकते हो, मेन चीज ये भी तो है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये वाला वीडियो देखना है, ये स्किप करना है, ये वाला क्रैश कोर्स देखना है, ये वाला स्किप करना है। आप में डिसीजन पावर आ जाती है, उसकी समझ आ जाती है। लेकिन एक समझ फ्रेशर गया। को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप क्रैश कोर्स चालू कर रहे हो तो वो बहुत बेकार चीज है। समझ गया, समझ गया। एंड दीपक जी, जैसे मान लीजिए कि जब कोई भी बीटेक या बैचलर्स मतलब अपनी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इंडिया में, तो एक कंफ्यूजन रहती है जनरली दिमाग में, एज मतलब आप जैसी आपकी बैचलर डिग्रीज हाथ में आती है कि आपको जॉब करना चाहिए या फिर मास्टर्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करना चाहिए, तो उसमें आपका स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस है, मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन? एंड आल्सो entrepreneurships and other type of business building exercise can be a path also, but these are the two options generally appear in mind of any fresher कि एक कंपनी ज्वाइन करो या फिर go for higher education. What is your breakdown on that? एक्चुअली ये स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो जैसे बीटेक के साथ अपना प्लेसमेंट ले लेते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, और कुछ स्टूडेंट गेट की तैयारी करते हैं ताकि वो हायर एजुकेशन में जा सके। अब यहाँ पे भी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट हायर एजुकेशन या एमटेक इसलिए कर रहे हैं ताकि वो वहां से प्लेसमेंट ले सके, क्योंकि उनका बीटेक में प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो या बीटेक में अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ, कम पैकेज था, तो इसलिए फिर वो गेट की तैयारी करते हैं कि मैं एमटेक के बाद में प्लेसमेंट ले सकूं। उनके एमटेक का टारगेट ही रहता है कि प्लेसमेंट, अच्छा पैकेज मिल जाए, बात खत्म।
उसमें भी दूसरे तरह के स्टूडेंट होते हैं जो एमटेक इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कल को और ज्यादा पीएचडी के लिए जा सके बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे मेरे एक सीनियर हैं जो कि अभी हार्वर्ड से पीएचडी कर रहे हैं, और भी मेरे बहुत सारे सीनियर हैं जो इस वक्त बाहर किसी टॉप कॉलेज से मतलब पीएचडी कर रहे हैं। तो हर तरह के मतलब वो स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को किसी को अगर मान लो कि हायर एजुकेशन के लिए जाना है, किसी को पीएचडी के लिए जाना है, और अगर वो जॉब के लिए चला जाता है तो फिर वो 2-3 साल बाद छोड़ के फिर जाता है। फिर वो मतलब होता ना कि जो आपकी इच्छा है वो 2-3 साल बाद में मोस्ट प्रोबेबली आप मतलब उस डायरेक्शन के अंदर चले जाते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जॉब करी, अपनी बीटेक के बाद में जॉब करी, और उसके बाद में फिर 29 की एज में 31 की एज के अंदर वो एमटेक करने के लिए आए थे। तो उन्होंने ऑलरेडी 5-6 साल उन्होंने जॉब कर ली, फिर वो एमटेक के लिए आए और एमटेक करी आराम से 2 साल में। उनसे पूछता था कि यार पैकेज तुम लोगों का ऑलरेडी अच्छा था। एक मेरा दोस्त है जिसका पैकेज ऑलरेडी मतलब साल का 20 LPA था जब वो एमटेक करने के लिए आया था। तो मैंने उसको बोला कि तू ऑलरेडी 20 LPA कमा रहा था, यहाँ से 2 साल एमटेक करके भी तेरे को कितना मिल जाएगा, 24, 28, 25 इतना मिल जाएगा। वो तो मतलब तू 2 साल अगर अपनी जॉब के अंदर रहता तो वैसे ही 20 का 24 हो जाता। तो उसने बोला था कि भाई जॉब के लिए नहीं आया मैं 2 साल मेरे को इस कॉलेज के अंदर एंजॉय करना था। वो कर्नाटक का ही था और उसको बेसिकली मतलब बचपन से था उस, क्योंकि वो कॉलेज जो आईआईसी बैंगलोर है वो भी कर्नाटक में ही, तो उसको बचपन से वो ड्रीम था, तो वो ड्रीम पूरा करने के लिए आया था। और ओवरऑल मैंने जो मैं बता रहा हूँ कि एक तरीके से ये स्टूडेंट की चॉइस है। लेकिन अगर स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मेरी चॉइस क्या है, उस सिचुएशन के अंदर उस सिचुएशन के अंदर मेरा तो सजेशन, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा सजेशन ये है कि बीटेक के बाद में 4-5 लाख का पैकेज लेने से अच्छा है कि आप एक बार ट्राई करो हायर एजुकेशन का। क्योंकि बीटेक के टाइम में ना जब 4 लाख का पैकेज भी लगता है तो अच्छा लगता है वो उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आपकी नॉलेज की लेवल के अकॉर्डिंग वो पैकेज आपको अच्छा लगता है कि यार मिल गया, फाइनली मेरा प्लेसमेंट हो गया, बड़ी मुश्किल से प्लेसमेंट हुआ है। और आप बड़े खुश होते हो, आप अपने दोस्तों को पार्टी भी देते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन जब आप उस जॉब के अंदर 2-3 साल बिता देते हो ना तो आप मतलब वो अटक जाते हो। फिर आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी खत्म हो जाती है, पढ़ाई करने की हिम्मत भी खत्म हो जाती है, सारी एनर्जी भी एकदम। फिर उसके बाद में बस आप उस एक तरीके से वो जो भी पैकेज मिला है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता रहता है, लेकिन आप उस चीज के अंदर फंस जाते हो। मैं तो क्या है कि मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, वो मेरे से बात करते हैं फोन के ऊपर, वो बोलते हैं कि यार फंस गए हैं, अब तो हमसे पढ़ाई भी नहीं होगी, इतने साल का गैप आ गया। अब तो ना, अब अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं सकते। अब अगर हम जॉब छोड़ के अगर 1 साल तैयारी करना चाहें तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि अब वो जो सैलरी आ रही है उसकी आदत लग चुकी है। तो मेरा ऑनेस्ट सजेशन, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, मेरा ऑनेस्ट सजेशन है कि अगर आपको एक लो पैकेज मिल रहा है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, और 3 से 5 LPA अगर आपका पैकेज है, तो अगर हो सके, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेकार नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको एक बार सोच लेना चाहिए कि यार मैं हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर लूं। बीटेक के बाद में 1 साल गेट की तैयारी शुरू करके, 1 साल गेट की तैयारी करके अगर मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर जैसे किसी टॉप कॉलेज में पहुंच जाऊं तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी फैमिली की, मेरी एक तरीके से अच्छी अच्छी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो ये एक चॉइस है जो कि मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर बीटेक के साथ ही अगर आपका मान लो 10 LPA या 12 LPA लग गया है, पैकेज आपका ऑलरेडी अच्छा लग चुका है, और आपका जो टारगेट है वो भी पैकेज का ही है, तो आपको गेट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो दीपक जी, जैसा आप बोल रहे हैं कि मतलब मेरा शायद पॉइंट ऑफ ओपिनियन आप बताना कितना सही है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशर है, ठीक है, उसको जैसे 3-4 लाख की जैसे जॉब मिल रही है इनिशियली, ठीक है, एंड ही कैन डेफिनेटली गो फॉर ए हायर पैकेज बाय हायर एजुकेशन और ऑल्टरनेट प्रोफेशनल मींस जो भी अवेलेबल है। बट मान लीजिए जैसे कि इंडिया में भी अभी थोड़ा-सा जॉब को लेके सिचुएशंस बिल्ड हो रखी हैं, ठीक है? तो एक एक स्टूडेंट के दिमाग में भी एक इंप्रेशन रहता है यार कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस होने का चांसेस होता है यार कि अगर मैंने ये जॉब स्किप कर दी, तो क्या मुझे जॉब मिलेगी नहीं? तो दैट कन्फ्यूजन समटाइम्स मेक दैट डिसीजन। तो ये चीज को अभी मतलब ये जो चैलेंज हो रहा है, लाइक डू ये मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। सो दीज टाइप ऑफ फियर समटाइम्स लेट देम मेक सर्टेन डिसीजंस। या जैसा आपने बताया कि एक तो फाइनेंशियल इश्यूज है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज है, दे डोंट वांट टू वेट 1 more year to invest more and then figure out, maybe they will like कि ठीक है मैं एक जॉब ले लेता हूँ, पैरेलली प्रिपेयर करता हूँ, and then I will shift to another job post placement of that particular profession, ठीक है।
पर कुछ का ऐसा है कि चलो मान लो कि आपको लग रहा है कि अभी ये ले लेते हैं, आई डोंट नो कि अभी आगे का जॉब क्राइसिस कैसा चल रहा है आगे, और प्लेसमेंट्स जिस जहां भी मैं जो करूंगा या जो भी करूंगा, तो दे समटाइम्स दे अंडर हैव सर्टेन अंडर कॉन्फिडेंस। तो उस चीज को अभी हमारा आपका क्या पॉइंट ऑफ ओपिनियन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि ये जो कॉन्फिडेंस है इसको बूस्ट अप कर पाए, और हाउ द एडटेक इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंडस्ट्री इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट। तो पहला तो कि आपको ऐसा लगता है, ऐसा है पहले कि समटाइम्स सम पीपल हैव दैट अंडर कॉन्फिडेंस कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेट्स टेक दिस एज ऑफ नाउ। मैंने तो हमेशा से ये सुना है कि जॉब्स की कमी नहीं है, सॉरी जॉब्स की कमी है, जॉब्स की कमी है, आज के ज़माने में नौकरी नहीं है। मैं तो बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ, आज भी ये सुन रहा हूँ। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जब आज लोग बोल रहे हैं कि भई जॉब्स की कमी है, जॉब नहीं मिलेगी, आज के ज़माने में नौकरी नहीं है। आप देखते हो ना लोग बात करते हैं कि आज के ज़माने में तो नौकरी नहीं है। तो भाई आज से 10 साल पहले भी लोग यही बोल रहे थे। जब मैं बीटेक कर रहा था तब भी लोग यही बोल रहे थे। उससे 10 साल पहले जब मैं छोटा था तब भी लोग यही बोल रहे थे। मतलब मैं जब स्कूल में था तब भी लोग यही बोल रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स के ज़माने में भी लोग यही बोल रहे थे कि ये जो एक लाइन है ना, ये मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी ने नहीं बोली होगी। किसी ने बोला होगा कि भाई जॉब जॉब ही जॉब है। ठीक है? मतलब समझ रहे हो? ऐसा कौन समझ सा गए। ज़माना था, ऐसा कौन सा ज़माना था जब लोगों ने बोला हो कि भाई नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं। ठीक है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़माना आया होगा। आज हम बैठ के सोचते हैं कि यार आज से 20 साल पहले नौकरियाँ थी, अब तो नौकरियाँ नहीं है। भाई 20 साल पहले भी लोग वही बातें कर रहे थे जो आप आज बातें कर रहे हो। आज आप एआई को लेके समझ। बातें कर रहे हो कि एआई आ गया है, नौकरियाँ खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद में आप वही बातें करोगे, आज से 10 साल पहले भी आप वही बातें कर रहे थे। तो एक तो वो चीज़ है। सेकंड चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर मतलब जैसे एक्चुअली जो आपने पूछा ना, वो आज से 2 दिन पहले ही है ना, हमारे गो क्लासेस का जो प्राइवेट एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंदर कन्वर्सेशन यही चल रही थी। किसी स्टूडेंट को डर लग रहा था कि सर गेट की तैयारी करूं नहीं करूं, एआई एआई आ गया है, नौकरियां नहीं है, तो मैं प्लेसमेंट लूं कि गेट की तैयारी करूं। तो मतलब मैं बस ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, या फिर मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब बिलीफ। एक सोशल डर तो बना रखा है, वही मैं कह रहा हूँ कि इरेस्पेक्टिव ऑफ जॉब का सिचुएशन क्या है कंट्री में क्या नहीं है, तो पॉइंट इज कि बच्चे के दिमाग में तो ये डर बना यस, हुआ है ना, मैं वो ये मैं डर वही के बोल रहा मारे डिसीजंस ले हूँ। रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट अंडर कॉन्फिडेंट है, उसको डर लग रहा है, उसको मतलब बिलीफ नहीं आ रहा अंदर से, तो उस सिचुएशन के अंदर सबसे अच्छी चीज है कि आप प्लेसमेंट ले लो, जॉब ले लो, और जो भी 3 4 जो भी आपको मिल रही है वो ले लो, उसके साथ तैयारी कर लो। ऐसा बस एक चीज जो है, जो नहीं करनी है, एक चीज जो बिल्कुल ही नहीं करनी है, वो ये है कि आपने 3 4 5 एलपीए की जॉब ले ली और उसके अंदर कंफर्टेबल हो गए। प्लीज बस ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो गए हो 3 से 5 एलपीए की जॉब के अंदर, और आपने पढ़ाई छोड़ दी है एकदम से, बस ठीक है, जो महीने के जो पैसे आ रहे हैं बस उसके अंदर आप सेटिस्फाई फील कर रहे हो, तो हो सकता है कि 3 4 साल बाद में आपको इस चीज का रिग्रेट होगा। 3 4 साल बाद में आप वही डिस्कस करोगे कि यार अब तो मेरे से पढ़ाई भी नहीं होगी, अब मेरे से नौकरी भी नहीं छूटेगी। फिर आप एक तरीके से जो मैंने बात करी ना, कि आप फंस जाओगे उस नौकरी के अंदर। लेकिन अगर आपने जॉब ले ली है, उसके साथ आप तैयारी कर लो। जरूरी नहीं है कि गेट की तैयारी करो, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। आप अगर गेट की तैयारी नहीं करना चाहते तो आपको स्किल डेवलपमेंट कर लो, अपना खुद को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ पैनल के अंदर कर लो, जिसके अंदर गेट एक रास्ता है। अगर आप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ गेट की तैयारी करते हैं, और वो हो सकता है 1 साल में ना निकले, 2 साल में निकाल लेते हैं। तो क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, तो उनका ऐसा तो है नहीं कि यार मैं फुल टाइम तैयारी तैयारी कर रहा हूँ, अगर इस साल नहीं निकला तो मेरा 1 साल खराब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जॉब के साथ आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जॉब तो कर ही रहे हो, आपका साल तो खराब हो ही नहीं रहा। अगर आपकी नॉलेज बढ़ रही है, उससे उससे अगर आपकी मान लो 2 4 5 हजार रैंक आ रही है पहली बार में, नेक्स्ट बार अगली बार में आपकी 500 600 रैंक आ रही है, और मान लो या तो आपकी टॉप 100 रैंक आ जाए, या फिर 500 600 आ जाए, फिर अगली बार के अंदर अगर आपकी टॉप रैंक आ जाती है, तो ना तो आपका साल खराब हुआ, आप जॉब कर रहे थे, आपकी मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस भी, आपका जॉब का एक्सपीरियंस भी चल रहा था, और साथ में आपकी ग्रोथ भी हो गई, आपकी गेट के अंदर टॉप रैंक भी आ गई। अब आप डिसाइड कर लो, गेट के अंदर टॉप रैंक है, चलो आईआईटी बॉम्बे, चलो आईआईटी दिल्ली। तो ये एक चीज है जो स्टूडेंट कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले ये डिस्कशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये इस तरह का डिस्कशन हो रहा था। एक स्टूडेंट है जो इस तरह के मतलब काफी डरा हुआ लग रहा था वो स्टूडेंट। तो मैंने उस स्टूडेंट को भी यही एडवाइस दी कि एक काम करो, पहले जॉब ले लो, जो प्लेसमेंट मिल रहा है कॉलेज के अंदर वो ले लो, और उसके बाद में उसके साथ में गेट की तैयारी करो। आराम से 1 साल में निकल जाए तो अच्छी बात है, वरना 2 साल लगा दो, लेकिन करो। ऐसा नहीं कि बस कंफर्टेबल होके बैठ गए, वो चीज सबसे बेकार है।
समझ गया, समझ गया। एंड जैसा आपने जैसा ऑब्जर्व किया इस इंडस्ट्री में कि हमने जैसे मान लो किसी ने एमटेक कर लिया, मास्टर्स कर ली, एमटेक कर ली स्पेशली, तो एमटेक के बाद क्या करियर पाथ है, मतलब क्या क्या बेसिकली एक्सप्लोर किया जा सकता है जॉब वाइज और अदर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी वाइज? व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दोस पाथ? एमटेक के बाद में अगर आप एक तो एमटेक क्या है कि एमटेक करने का फायदा तभी है जब आप किसी टॉप कॉलेज से एमटेक करो, या तो टॉप एनआईटी या ओल्ड आईआईटी या आईआईसी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, सीएमआई, आईएसआई, बिट्स, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं। तो उनमें से अगर आप एमटेक करते हो तो उसका बेनिफिट है। अगर आप एमटेक भी अगर टीयर 3 कॉलेज, बीटेक भी टीयर 3 कॉलेज से किया, फिर एमटेक भी टीयर 3 कॉलेज से कर रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है, एमटेक करो ही मत। ये एक मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज के अंदर जब जहां से मैंने बीटेक करी थी, मैं वहां से भी देखता था कि हमारे जो टी होते थे वो एमटेक कर रहे थे उसी कॉलेज से, जिस टीयर 3 कॉलेज से मेरी बीटेक चल रही है, वहां से जो लोग एमटेक कर रहे थे। कोई बेनिफिट वाली चीज नहीं है उससे अच्छा, तो मतलब आप इससे अच्छा तो जॉब कर लो, मतलब फिर एमटेक करने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो इससे अच्छा कोई जॉब ले लो और जॉब कर लो। तो जो मैंने बताया कि काफी सारी टॉप कॉलेजेस हैं, अगर आप वहां से अगर आप एमटेक करते हो तो उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। उसके बेनिफिट्स, एक तो आपका प्लेसमेंट जो पैकेज होता है वो अच्छा लगता है, हाई पैकेज लगता है। और पॉसिबिलिटी एक्चुअली क्या है कि मतलब बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी कि आप मतलब आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी कि आपने एकदम ही मतलब पढ़ाई नहीं करी, एकदम ही एमटेक के अंदर 2 साल आपने एकदम ही बिल्कुल ही हाथ खड़े करके बैठ गए, किताब ही नहीं खोली, पढ़ाई नहीं करी, सीजीपीए भी आपकी 4-5 के आसपास बैठी है। अगर कुछ ऐसा ही एक्सट्रीम केस है तो बात अलग है, तब तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो उसके अंदर, तो फिर आगे डिस्कशन क्या। अगर कोई स्टूडेंट अगर खुद का ही नुकसान करना चाहे, वो कुछ करना ही ना चाहे, तो उसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो आपने कोशिश करी फिर भी आप एवरेज परफॉर्मेंस ही दे पाए, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपका प्लेसमेंट लग जाता है इन टॉप कॉलेजेस की, ये एक अच्छी चीज है। अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज है या बिलो एवरेज भी अगर है, तो भी आपका प्लेसमेंट लग जाता है, अच्छा प्लेसमेंट लगता है। तो लोग जाते ही एमटेक के लिए, अगर एमटेक के लिए क्यों जाते हैं लोग, ज्यादातर लोग इसीलिए जाते हैं ताकि वो आगे अच्छा प्लेसमेंट ले सके, क्योंकि ना बीटेक का प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, या तो बीटेक में उनका प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो उस सिचुएशन के अंदर वो एमटेक करने के लिए जाते हैं, अगर टॉप कॉलेज से एमटेक कर लेंगे तो हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा। समझे, समझे। सो दीपक जी, जैसा आपने काफी अच्छी अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया कि कैसे आपने गो क्लासेस बिल्ड किया एंड क्या आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था, आपका एमटेक एंड गेट एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं और फ्रेशर्स देख रहे हैं, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी इस तरह का मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो उनको आपकी क्या एडवाइस है, आपका क्या बिगेस्ट लेसन्स क्या रहे हैं उसके अराउंड, जो आप किसी को भी बताना चाहें? एक्चुअली हमारा, क्योंकि एक तरीके से एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हमारा जो स्टार्टअप मान लो, कोचिंग मान लो, इंस्टीट्यूट मान लो, तो वो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर है। तो मुझसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ जो नए जो एजुकेटर्स हैं वो मिलते हैं, तो वो एडवाइस वगैरह लेते हैं। अभी लास्ट ईयर ये एक आईआईसी बैंगलोर के किसी इवेंट के अंदर मैं गया था, तो वहां पे 2 एजुकेटर मुझे मिले थे, जो कि एक तरीके से अभी इस गेट की फील्ड के अंदर लास्ट ईयर ही आए थे। तो उन्होंने भी मतलब खुद का इंस्टीट्यूट खोला था, तो वो कुछ एडवाइस वगैरह, कुछ सजेशन वगैरह मांग रहे थे। तो मतलब वो है ना कि एजुकेटर को, कोई अगर एजुकेटर मुझसे पूछे कि यार क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से सजेशन दे पाऊंगा। लेकिन एक तरीके से जैसे आप जैसे बाइट्स केयर के फाउंडर हो, आपका जो एरिया वो हमसे काफी अलग है। हमारा हमारा एक तरीके से एजुकेशन का ही है, मेनली हमारा टीचिंग का ही है। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर जैसे मैं किसी भी स्टार्टअप, कोई अगर फाउंडर स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको मैं किस तरह का सजेशन देना है, एक्चुअली वो मैं ज्यादा बता नहीं अ, सकता हूँ। दीपक जी, मतलब मेरा क्वेरी ये था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस करना एक रिस्की अफेयर है, तो उस रिस्क टेकिंग एडवाइस में आपका क्या गाइडेंस है कि कोई भी कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहा है, इट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, कोई टेक पे बनाना चाह रहा है, कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई एजुकेशन पे बना रहा है, बट इन ऑल दोस की एक होता है कि आपको एक स्टेप आगे लेना है, राइट? कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी भी टाइप का इंडिविजुअल हो, चाहे स्किल अप एंड डाउन हो, पैसा हो बैंक में नहीं हो, बट देर इज ऑलवेज अ पॉइंट कि आपको एक स्टेप फॉरवर्ड रखना है टू स्टार्ट समथिंग, राइट? तो उस रिस्क टेकिंग डिसीजंस में क्या एडवाइस है? लाइक जैसा आपने बताया भी है, तो मैं सोचा वही उसी कॉन्टेक्स्ट में कि आपने बोला कि हम करते गए और होता गया,
right? You started with something, and it goes with the flow. तो उस डायरेक्शन में क्या एडवाइस है, इन जनरल एडवाइस क्या है कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या दिमाग में क्या एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ वैसा, मतलब वैसा कुछ कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था, नॉट एक्चुअली स्पेसिफिक टू ए हाँ, फील्ड। हाँ हाँ। यस। तो मैं वहां पे एक पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं वो एक तरीके से जेनेरिक पॉइंट है। वो ये है कि जब मैंने और सचिन ने जब सोचा कि यार खुद का शुरू करते हैं, तो उस टाइम काफी डर था, रिस्क था, क्योंकि सचिन अमेजोन में काम कर रहे थे और वो अमेजोन छोड़ के, अमेजोन के अंदर अप्लाइड साइंटिस्ट थे, वहां पे उनका पैकेज भी काफी हाई था, और वो वहां से छोड़ के बिल्कुल नौकरी छोड़ के आए। तो उस टाइम मैं और सचिन बैठ के बस ये सोच रहे थे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। एक तो ये था कि क्या करना है, कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या करेंगे, रुपए भी मतलब हो सकता है कि घर वालों से मांगने पड़ जाए, तो ऐसा था। उस टाइम दिमाग में ये था कि हम बैठ के ये सोचते थे कि हमारा क्यों चलेगा। ठीक है, हम एक दूसरे को पूछते थे कि हमारा अगर चलेगा तो क्यों चलेगा, उसका कोई रीजन होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में तो और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, तो फिर हमारा क्यों चलेगा। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ विनीत जी, जब हमने गो क्लासेस शुरू किया था, तो उस टाइम मेरे किसी गेट के टीचर का मेरे पास फोन आया था, और मतलब उसने मुझे, पहले तो उसने कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब उस टीचर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह बोला, ठीक है, तब तक तो मेरे को अच्छा लग रहा था कि यार उस पर्टिकुलर टीचर का, जिस जो गेट के टाइम में जो जो मेरा टीचर था, एक तरीके से उनका मेरे पास फोन आया। तो उस टाइम तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे कन्वर्सेशन चल रही थी, उन्होंने एक लाइन बोली कि ये मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, तो आपका चलेगा नहीं, तो आपने कुछ अल्टरनेटिव सोचा है क्या। मतलब वो बंदा ये बोल ही नहीं रहा कि चल सकता है या नहीं, वो बंदा साफ साफ बोल रहा है कि चलेगा नहीं। आप समझ रहे पहले हो। ही डिस्करेज कर रहा है आपको। हाँ, सीधा जो स्टेटमेंट आया उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं थी कि चलेगा या नहीं चलेगा, चल सकता है या नहीं चल सकता, नो। उस बंदे ने साफ साफ बोला कि आपका चलेगा नहीं, मार्केट के अंदर ये है वो वाला ये वाला, है ना, अकेडमी अकेडमी। तो इस तरह से बहुत सारे मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं। तो उसने, बंदे ने साफ साफ मुझे एक लाइन बोली, और मैं उस टाइम एकदम से ऐसे हक्का बक्का रह गया कि यार इतना मतलब डिस्करेजमेंट। बंदे ने एक ही स्टेटमेंट के अंदर मतलब है ना, खुद के लिए तो इज्जत गंवाई दी मेरी नजरों में। ठीक है, कि बंदा मतलब मेरे को फोन कर रहा है और मेरे को बस ये बोल रहा है कि तुम्हारा चलेगा नहीं, तो तुमने कुछ अल्टरनेटिव सोचा है। तो ये वो बात हुई। खैर, उसके बाद में मैंने सचिन को जैसे ये बात बताई कि यार ऐसा सा वो फोन आया था उसका, बंदे का, और वो मेरे को बोल रहा था कि चलेगा नहीं। तो मैंने और सचिन ने बैठ के बस उस दिन ये डिसाइड किया था कि अगर अपना चलेगा तो क्यों चलेगा। तो एक जो चीज हमारे दिमाग में आई थी वो थी यूनिक यूएसपी। कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए अपना, कोई एक यूनिक चीज होनी चाहिए जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा। तो जैसा मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि एजुकेशन के फील्ड के अंदर जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग्स के अंदर एक चीज आप क्या नहीं कर सकते हो जो कि कोई कोचिंग नहीं कर रही, वो है प्रूफ के साथ पढ़ाना। लोग, जैसे आपने देखा होगा ना, लोग एनपीटीएल की इज्जत करते हैं लेकिन कोचिंग्स की इज्जत नहीं करते, है ना। एनपीटीएल हो गया, या फिर जो स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैंडर्ड जो किताबें, उनकी लोग इज्जत करते हैं, लेकिन कोचिंग्स की इज्जत नहीं करते। उसका रीजन ये है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो वो पूरी की पूरी मेमोराइजेशन के ऊपर चल रही है, कि ये याद कर लो वो याद कर लो, प्रूफ के ऊपर नहीं चल रही, प्रूफ देते ही नहीं है वो लोग। तो हमारे दिमाग में था कि हम एक ये यूनिक पॉइंट रख सकते हैं कि हम जो भी पढ़ाएंगे, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला, थ्योरम, रिजल्ट, प्रॉपर्टी कुछ भी होगा, तो हम उसको प्रूफ के साथ पढ़ाएंगे, उसका प्रूफ देंगे। जैसे एनपीटीएल में होता है, जैसे स्टैंडर्ड जो आईआईटी आईआईसी बैंगलोर आईआईटीज के अंदर जिस तरह से होता है, तो हम वैसे पढ़ाएंगे। तो ये मैंने और सचिन ने डिसाइड किया था, और वो हमने किया। आप मतलब जो टॉपर माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स थे, जिनको मतलब प्रूफ के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्टूडेंट हमसे बहुत अट्रैक्ट हुए, और वो फिर हमसे जुड़ते गए। अब वो हमसे जुड़े, उनकी टॉप रैंक आई, तो और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ते गए। तो बेसिकली ये जो एक चीज थी जो मैं सभी जितने भी कोई फाउंडर, अगर कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो दिमाग में बस एक कुछ ऐसा कुछ जो आपकी कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई एक ऐसा पॉइंट तो कम से कम सॉलिड पॉइंट आपके पास हो, कि मैं ये प्रोवाइड करूंगा। या तो हो सकता है अगर आपके पास में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर कम से कम कोई एक पर्टिकुलर सर्विस जो आपके कॉम्पिटिटर से आप बढ़िया दे रहे हो। लेकिन अगर आप वही चीजें दे रहे हो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी पिछले कई सालों से दे रहे हैं, तब तो बहुत मुश्किल है चलना। नहीं नहीं नहीं, आपने सही कहा, जो आपने यूएसपी की भी बात करी है, जो मैं समझ रहा हूँ, आपने वही बोला कि फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए बेसिकली। तो जो जो एजुकेशन है, मतलब कहीं ना कहीं अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग है वाइल स्टडिंग, तो आप अपनी रीजनिंग बिल्ड कर सकते हो उसके अराउंड, एंड किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो जो आपको अननोन भी हो।
अगर आपके वो बेसिक्स राइट और राइट तरीके से इम्प्लांट हुए हैं आपके दिमाग में, वंस इट इज देयर, आपको पता है कि वो प्रॉब्लम को मैं कैसे ना कैसे करके सॉल्व कर दूंगा। बट वाइल यू आर इन अ मगिंग डायरेक्शन, आपको यस। उसका कोर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और कोर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उस प्रॉब्लम को वैसे भी सॉल्व, अगर कोई नई टाइप की प्रॉब्लम आ गई मे बी सिमिलर स्केल में आती रहेगी तो सॉल्व हो जाएगा, पर इफ इंटायरली एक डिफरेंट ही एस्पेक्ट में आएगी तो डेफिनेटली वो तब नहीं ट्रिक होगी, करेगा एंड बिल्कुल। यू विल नॉट यस। एबल टू सॉल्व इट। एंड कहीं ना यस। कहीं ये यूएसपी डज मैटर, सही बोला आपने कि बिजनेसेस में कहीं ना कहीं आपको एक एक एडवांटेज देनी होती है कहीं ना कहीं, जहां पे कस्टमर्स डिफरेंशिएट कर पाए कि, और जो भी बायर्स है, कस्टमर्स है, स्टूडेंट्स है, एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि दे कैन सी कि क्या एडवांटेज मिल रही है मुझे, एंड विच इज नॉट देयर वट एवर इट इज बिग साइज स्मॉल साइज इंस्टीट्यूट, बट वो एडवांटेज जरूर देखते हैं, उस एडवांटेज के अकॉर्डिंगली अट्रैक्ट होते हैं, एंड दैट इज डेफिनेटली किसी भी बिजनेस को लुक आउट करना चाहिए व्हेन दे आर फिगरिंग आउट समथिंग, कि कहीं ना कहीं हमें देखना है कि हम ऐसा क्या दे रहे हैं जो बाकी नहीं दे पा रहे हैं। इट कैन बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इट कैन बी स्पेसिफिक टू सर्टेन टॉपिक्स, इट कैन बी सर्टेन प्रोसेस भी हो सकता है, it can be anything, it can be efficiency, it can be cost, it can be anything, but जो easily replicable नहीं है, maybe at the end of the day anyway you can see the success and replicate anything, but when you start and you started at your own, you have to figure out कि वो unique selling point क्या है जो बाकी लोग अभी replicate करने में interested तो नहीं है, but we can gain advantage and we can grow ourselves on that path। जैसे एक पर्टिकुलर मैं बाइट स्केयर का बताता हूँ आपको। तो बाइट स्केयर का एक जो फीचर है जो कि मतलब मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट है, वो ये है आपकी अच्छा। आपका सपोर्ट और आपकी रेस्पॉन्सिवनेस। जो आपकी जो बाइट स्केयर का हमारा गो क्लासेस और बाइट स्केयर का जो एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है, जिस दिन हम बाइट स्केयर से जिस दिन हम जुड़े थे, तो एक दिन उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके भी काफी एम्प्लॉयज हैं। मैं मैं नाम से किसी को जानता नहीं हूँ। एक 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 जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको मैं नाम से जानता हूँ, उनके साथ मेरी फोन कॉल पे भी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन बाकियों को मैं नाम से नहीं जानता। लेकिन जो सबसे सबसे आज तक की इंटरेस्टिंग चीज रही है, पिछले दो साल से हम गो क्लासेस और बाइट स्केयर के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके अंदर सबसे बेस्ट चीज ये रही कि हमने जब भी मैसेज किया है, मैंने मेरे हर मैसेज का रिप्लाई आया है। ऐसा नहीं है कि मैंने मान लो 5 मैसेज कर दिए तो उनमें से लास्ट वाले मैसेज का रिप्लाई आ गया, उससे पहले वाले इग्नोर हो गए। ऐसा नहीं हुआ कभी। तो क्योंकि कई बार है ना, और भी बहुत सारे मतलब और भी बहुत सारी हमारे कोलेबोरेशंस हैं दूसरी अलग अलग तरह की कंपनियों के साथ, अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी हमारे कोलेबोरेशन है। लेकिन उनमें दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लो मैंने 3 क्वेरी मैंने भेजी अपनी तरफ से, तो क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाली क्वेरी होती है ना, उसका रिप्लाई आ जाता है, ये ऊपर वाली 2 जो होती हैं वो गायब, खत्म। तो बाइट स्केयर के साथ जो बेस्ट चीज मेरे को एक जो लगी वो ये थी कि मैं चाहे 5 मैसेज कर दो, मैं अलग अलग तरह के 5 मैसेज भी अगर कर रहा हूं मैं, तो मुझे पांचों के रिप्लाई आते हैं, पांचों के रिप्लाई। और फिर एक कुछ स्प्रेडशीट भी शेयर कर रखी है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, एक स्प्रेडशीट भी है। तो रिप्लाई आता है, जैसे 5 मैंने मैसेज किए तो पांचों के रिप्लाई आते हैं, द स्प्रेडशीट हैज बीन अपडेटेड, ये वाला रिप्लाई आता है। तो ऐसे कई बार मैं जाके चेक करता हूँ कि यार ये स्प्रेडशीट हैज बीन अपडेटेड, इसका क्या मतलब है, ये हो तो रही है या नहीं हो रही, या फिर सिर्फ ऐसे मतलब कॉपी पेस्ट हो रखा है, समझ रहे हो? तो मैं जाके चेक करता हूँ कई बार, और जाके चेक करता हूँ तो सच में हो रखी होती है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों ने जो हमें जो मतलब एक तरीके से सर्विस जो व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड आप कर रहे हो, काफी फैंटास्टिक सर्विस है। और रेस्पॉन्सिवनेस, हर क्वेरी का आंसर आ रहा है। तो और काफी वो एक चीज जो है ना, वो मतलब वो एक चीज हमें भी अट्रैक्ट करती है आपके साथ कोलेबोरेशन कंटिन्यू करने में। तो वो एक नहीं नहीं आपकी देख, भी है। ये चीज दीपक जी जो आप बोल रहे हैं ना, ये डेफिनेटली हम ऐसा नहीं है अभी परफेक्ट है ये चीज, हम और इम्प्रूव कर रहे हैं इस चीज पे, पर हमारा फोकस ये है अभी काफी टाइम से, और अभी तो बहुत क्लोजली फ्रॉम अपने ऑपरेशन लेवल पे भी और अपने टेक लेवल पे भी, कि हमें अपना कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है, हम उस पर कंटिन्यूसली अभी लगे हुए हैं। एंड ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जर्नी का पार्ट ही रही है, कि मतलब ऐसा मैं तो बोलूंगा कि ऐसा नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहां पे ये चीजें भी मिस होती थी जो आप बोल रहे हैं, तो इस चीज को हमने प्रोसेस में इंप्रूव किया है कि ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप कुछ क्वेरी कर रहे हो तो हर एक क्वेरी का आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि वही अगेन आप क्वेश्चन करेंगे यार मेरे को इस चीज का जवाब नहीं आया, क्योंकि हम भी एज ए इंडिविजुअल ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैंने कोई 5 चीजें पूछी है और टीम एक का आंसर दे रही है, विच इज नॉट गुड। मैंने 4 चीजें पूछी, 4 चीजों के बारे में आंसर दो, वट एवर इट इज आंसर इज, अगर आपको अभी आंसर नहीं देना है
we are working on it or something whatever, but we need an answer, अच्छा ये progress चल रही है इसके ऊपर। एंड दैट इज वाई अभी हम इसको टेक लेवल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा फुल्ली इंटीग्रेट करें, ताकि आपको एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस मिले। तो मेरे को लग रहा है ट्रांसपेरेंसी इज आल्सो को रिलेटेड टू कस्टमर एक्सपीरियंस, कि अगर हम मोर ट्रांसपेरेंट रहेंगे डेटा वाइज, इंफॉर्मेशन वाइज, और इजीली एक्सेसिबल करेंगे उस चीज को जितना फास्ट। अभी हम थोड़ा और टेक को इम्प्रूव करें ताकि आपको ये डेटा देखने के लिए और भी मतलब आप इसको एक क्लियर सिंपल वे में देख पाए। तो इससे दो तीन चीजें होती है जो मुझे लगता है वी बिलीव एट बाइटस्केयर की ये डेफिनेटली इज देयर, कि अगर हम एक अच्छा ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस देते हैं, मोर डेटा ड्रिवन एक्सपीरियंस देते हैं, तो हम एक बेटर कस्टमर वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी इज डूइंग एट द बैकग्राउंड, किस लेवल पे हम क्या चीजें कर रहे हैं। बट अगर हम एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को आगे और बेटर वे में ग्रो कर सकते हैं। तो उसी चीज पे फोकस है। आई विल नॉट से कि अभी हम बहुत परफेक्ट है उस चीज में, देयर विल बी इश्यूज हियर एंड देयर, बट ओवर द टाइम इसको हम बिल्कुल जीरो करने की कोशिश में है, कि डेटा वाइज, रिपोर्ट वाइज, कम्युनिकेशन वाइज एंड रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने कहा कि ये सेशंस मेरा भी एक इनिशिएटिव है टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप विद आवर क्लाइंटेल, एंड आल्सो पैरेलली जस्ट लेट अदर पीपल नो कि आपकी क्या जर्नी है, ठीक है। एंड so this is the overall thing, but as I said, as we progress definitely आपको इसका और better version आगे दिखेगा जो भी हम काम कर रहे हैं, and hopefully आप overall चीज से satisfied रहे। and I think आपने एक चीज और notice करी होगी, मैंने हम जो अभी डिस्कस करते हैं इंटरनली, हमने टीम को ये भी कोशिश करा है कि आपसे वो कंटिन्यूस फीडबैक्स में भी रहे, ठीक है। कोई आपको चैलेंज आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, इसको भी हम एक फीडबैक लूप में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि हम ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम भी है, मान लो कभी कभी क्या होता है ना, हम तो कर रहे हैं, हमें लग रहा है सब सही चल रहा है, पर हो सकता है आप लोग ऐसा ना सोच रहे हो। तो वी हैव टू आल्सो नो दैट थॉट प्रोसेस, क्या सच में आपके हिसाब से भी सही चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो क्या सही नहीं चल रहा है, एंड हम क्या एक्शन ले रहे हैं, हमने क्या कहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो चलो ठीक है, आपने बोला कि आपने ये लिंक नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, हाँ सर इस पे तो मतलब हमारी तरफ से भी क्या कर रहे हैं, हम उस पर टेक में इंप्रूवमेंट क्या कर रहे हैं, टेक में चेंजेस क्या कर रहे हैं, तो उसको भी हम उस रिसर्च को भी हम धीरे धीरे और ट्रांसपेरेंसी में ला रहे हैं, कि हम थोड़ा और डिटेल आपको शेयर कर पाए कि हम टेक वाइज भी क्या कर रहे हैं, ताकि यू कैन नो द पाथ कि कंपनी कर क्या रही है। इट्स नॉट कि ठीक है कंपनी तो अपना काम कर ही रही है, बट हमारी और इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दे आर टेकिंग। सो यू विल गेट टू नो मोर, बट आई एम जस्ट समराइजिंग एवरीथिंग हियर। सो दीपक जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होपफुली आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो, एंड आपके बारे में काफी जानने का मौका मिला। बट अगेन इफ यू हैव एनी फाइनल मैसेज बिफोर वी क्लोज इट टू अस और एनीवन listening to or your students, please share it. So I think everything I have shared, all the questions that you have asked, mostly like most of those questions are basically targeted towards our students only, towards the GATE aspirants. So I think in this interview, like on the ByteScare channel, this interview will feel like founder talking to co-founder, but actually it is more like it is a message to the GATE aspirants who are our audience. And finally, I just want to thank you, Vinit ji, for inviting me in this session. It has been a good interactive session and good interaction with you also. And as I mentioned that we are really liking our collaboration with ByteScare. So it's been 2 years. I think that's a long time. So yeah, so थैंक यू विनीत जी इनवाइट करने के लिए, और काफी अच्छा लगा इस पूरी कन्वर्सेशन में। श्योर थैंक यू दीपक जी। मैं अभी रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। बिल्कुल।